everybody, I am Dr. Devyani and you are watching Epistasis. So this is the part 2 of the quick revision video of photosynthesis, the chapter which is in the CBSE class 11 biology syllabus. Okay, so ये part 2 है. part 1 में हमने half of the chapter complete कर चुके हैं. तो अगर आपने वो video नहीं देखा है तो please मैं उसका link में उसका लिंक दे रही हूँ डिस्क्रिप्शन में, या फिर यहाँ पे भी आई बटन में आ जाएगा, तो वो वीडियो आप ज़रूर देखें एंड उसके बाद इसको कंटिन्यू करें. ओके, सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट इनटू द वीडियो. सो हमने अभी तक लाइट रिएक्शंस के बारे में पढ़ चुके हैं कि लाइट रिएक्शन में कौन कौन से इवेंट्स होते हैं एंड व्हाट आर द लास्ट और एंड प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन. सो लाइट रिएक्शन के एंड प्रोडक्ट हैं ATP, NADPH एंड ऑक्सीजन, जिसका ऑक्सीजन जो है वो डिफ्यूज आउट हो जाता है स्टोमेटा से एंड ATP एंड NADPH रह जाता है एंड ये इमीडिएटली फूड के सिंथेसिस में यूज्ड अप हो जाते हैं. सो ऑल दिस सिंथेटिक फेज इज कॉल्ड बायोसिंथेटिक फेज, जिसमें शुगर फॉर्म्ड होती है या फिर फूड फॉर्म होता है, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड डार्क रिएक्शन. डार्क रिएक्शन क्यों? क्योंकि ये रिएक्शन डायरेक्टली लाइट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन इसमें एंड प्रोडक्ट जो ATP एंड NADPH है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट. सो ये सारे रिएक्शंस में इसमें क्या क्या होता है, ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप और रेडियो आइसोटोप्स यूज करके मेल्विन केल्विन ने डिस्कवर किया था एंड उन्होंने ये दिखाया था जो फर्स्ट प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ CO2 फिक्सेशन, मतलब CO2 को जो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड है वो फर्स्ट जो प्रोडक्ट में फिक्स्ड होता है, दैट इज 3 कार्बन ऑर्गेनिक एसिड एंड इट इज कॉल्ड एज 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड और PGA, एंड दिस साइकिल इज कॉल्ड आफ्टर द नेम ऑफ द साइंटिस्ट केल्विन साइकिल. बट इसके अलावा भी कोई प्लांट में 3 कार्बन ऑर्गेनिक एसिड की जगह 4 कार्बन ऑर्गेनिक एसिड ऑक्सालो एसिटिक एसिड फॉर्म होता है. दिस इज और OAA फॉर्म होता है. सो इट इज again another important first compound and it is 4 carbon compound, right. So इसके ऊपर डिपेंड करके 2 अलग अलग पाथवे है. फर्स्ट इज C3 पाथवे जिसमें 3 PGA फॉर्म होता है एंड C4 पाथवे जिसमें OAA फॉर्म होता है, राइट. सो व्हाट इज द प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2. सो इस और जो भी एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड है इसको कोई भी एक प्राइमरी एक्सेप्टर रिसीव करता है एंड फाइनली PGA और OAA फॉर्म करता है, राइट. सो हु इज द प्राइमरी एक्सेप्टर. सो बहुत डिस्कवरी के बाद ये पता चला कि प्राइमरी एक्सेप्टर 5 कार्बन कीटोज शुगर है एंड नेम ऑफ दिस शुगर इज राइब्यूलोज बिसफॉस्फेट, राइट, and it is called as RUBP. Now come to the Kelvin cycle. So Kelvin cycle all photosynthetic plants में होता है, whether it is doing C3 pathway और C4 pathway. तो C3 pathway जो plants में देखा जाता है इसको हम C3 plants बोलते हैं and C4 plants में भी Kelvin cycle और C3 pathway होता है, but इसमें extra एक step होता है जिसको हम C4 उस plants को हम C4 plants बोलेंगे, right. So all photosynthetic plants के अंदर ही Kelvin cycle होता है एंड व्हाट आर द प्रोडक्ट्स. शुगर सिंथेसिस होता है इस साइकिल से. RUBP रीजनरेट होता है ताकि ये सर्कुलर फॉर्म में और साइक्लिक फॉर्म में होता रहे एंड इट इज अ साइक्लिक प्रोसेस, राइट. सो ये जो केल्विन साइकिल है इसके 3 मेन स्टेप्स है, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन एंड रीजनरेशन. कार्बोक्सिलेशन ऑफ RUBP बिकॉज इट इज द प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2. फाइनली रिडक्शन होता है एंड सेकेंड लास्ट वन इज रीजनरेशन ऑफ RUBP होता है. सो कार्बोक्सिलेशन में जो एंजाइम हेल्प करता है दैट इज RUBP कार्बोक्सिलेज, राइट. लेकिन इस पर्टिकुलर एंजाइम का कुछ ऑक्सीजनेशन एक्टिविटी भी है, therefore it is called RUBP कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, राइट. एंड इन शॉर्ट इसको बोलते हैं रुबिस्को, RUBP कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज और रुबिस्को. सो इसका काम क्या है, RUBP प्राइमरी एक्सेप्टर प्लस एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर H2O 2 molecules of 3 carbon PGA 3 phosphoglyceric acid produce करता है. So this is the whole reaction of carboxylation step, right. Now what reduction, तो इसमें जो 3 PGA form होता है ये in the presence of ATP and NADPH triose phosphate produce करता है, right. So triose phosphate से ही सुक्रोज और स्टर्च फॉर्म होता है एंड अगेन ये triose phosphate ही रीजनरेशन में चला जाता है ना RUBP
को अगेन फॉर्म करता है, राइट। सो इसमें हमारा लाइट रिएक्शंस का प्रोडक्ट एटीपी एंड NADPH यूज होता है, जो ADP एंड NADP प्लस में कन्वर्ट हो जाती है, राइट। सो इसमें पर सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ C6H12O6 दैट मीन्स ग्लूकोज फॉर्म करने के लिए हमें 6 CO2 चाहिए, राइट। 6 मॉलिक्यूल्स चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड का। अगर हम रिमेम्बर करें फर्स्ट जो हमारा ओवरऑल फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन है उसको याद करो, तो 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज के लिए हमें 6 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है। सो दैट्स वाई यहाँ इसका 6 साइकिल्स होनी है। दैट मीन्स फॉर पर CO2 मॉलिक्यूल हमें 2 ATP और 2 NADPH चाहिए इस स्टेप में, रिडक्शन स्टेप में, राइट। सो इसका 6 CO2 है, इसका मतलब इसका 6 गुना ज्यादा या फिर 6 साइकिल्स इसका होना है, राइट। सो इसमें कितना ATP जाएगा, 6 into 2 दैट मीन्स 12 ATP यूज हो जाएगा, एंड 6 into 2 इसका मतलब 12 NADPH यूज हो जाएंगे, राइट। ओनली इन दिस स्टेप दैट इज रिडक्शन। नाउ कम टू रीजेनरेशन। रीजेनरेशन में कुछ ट्रायोस फॉस्फेट रीजेनरेट होकर RUBP फॉर्म करता है। इसमें भी सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ ATP यूज होता है जो ADP फॉर्म कर देता है, राइट। सो ओनली 1 मॉलिक्यूल ऑफ ATP इज नीडेड फॉर दिस स्टेप फॉर एवरी CO2। तो 2 ATP हमें रिडक्शन में चाहिए, 1 ATP हमें रीजेनरेशन में चाहिए। इसका मतलब 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADPH नीडेड पर CO2, राइट। अब इसका अगर हम ये बताए तो दिस इज द साइकिल, आई एम कमिंग टू दिस लेटर। सो अगर हम पर CO2 मॉलिक्यूल्स के बारे में बताए तो फिर पूरे केल्विन साइकिल में 3 मॉलिक्यूल्स ATP एंड 2 मॉलिक्यूल्स NADPH रिक्वायर होता है। सो ऐसे ही 6 मॉलिक्यूल्स के लिए हमें 6 into 3 मतलब 18 ATP एंड 6 into 2 मतलब 12 NADPH चाहिए ताकि हम एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज फॉर्म कर सके, राइट। सो इसलिए ATP ज्यादा जरूरत होती है, NADPH कम जरूरत होती है, राइट। सो जस्ट अगर हम सोचे कि नॉन साइक्लिक एंड साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में एक में जैसे साइक्लिक में बस ATP फॉर्म होता है, लेकिन नॉन साइक्लिक में ATP प्लस NADPH दोनों फॉर्म होता है। सो दैट्स वाई ये जो ज्यादा जरूरत है ATP की ये मेकअप हो जाता है इसके थ्रू, क्योंकि वो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में भी फॉर्म होता है एंड साइक्लिक में भी फॉर्म होता है, वेदर NADPH ओनली नॉन साइक्लिक में ही फॉर्म होता है, राइट। नाउ दिस इज अ क्विक रिविजन और द साइकिल ऑफ दिस केल्विन साइकिल स्कीमेटिक डायग्राम। सो दिस इज RUBP राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट। ये एटमॉस्फेरिक CO2 एंड H2 को लेके कार्बोक्सिलेशन होगा इसका एंड फॉर्म करेगा 3 फॉस्फोग्लिसरेट और 3 PGA। एंड ये जो फॉर्म होता है दिस इज ये रिड्यूस हो जाता है फर्दर, इसमें ATP एंड NADPH यूज होता है एंड फाइनली ADP एंड NADP प्लस फॉर्म करता है एंड रिड्यूस होके ट्रायोस फॉस्फेट प्रोड्यूस करता है, जिसका कुछ पोर्शन सुक्रोज और स्टार्च फॉर्मेशन में यूज होता है एंड ये बाकी कुछ पोर्शन रीजेनरेशन में चला जाता है, RUBP का रीजेनरेशन, जहां पे और एक ATP मॉलिक्यूल यूज होता है। सो दैट्स मीन दिस इज द टोटल स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ योर केल्विन साइकिल, राइट। केल्विन साइकिल और C3 साइकिल सेम इट इज। नाउ कम टू C4 पाथवे। सो C4 पाथवे मेनली C4 प्लांट्स में होता है एंड ये प्लांट्स जो ड्राई ट्रॉपिकल रीजन में ग्रो करता है, राइट। सो इसमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स होते हैं जो C3 प्लांट्स में नहीं होते। सो व्हाट आर दे? नंबर 1 स्पेशल लीफ एनाटॉमी होती है कि टॉलरेट हाई टेम्परेचर, दे कैन टॉलरेट हाई टेम्परेचर, दे शो अ रिस्पॉन्स टू हाई लाइट इंटेंसिटी। इसमें फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता है, ये फोटो रेस्पिरेशन हम बाद में पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज ग्रेटर, इनका प्रोडक्टिविटी दैट मीन्स रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ज्यादा होता है, राइट। नाउ कम टू दिस एनाटॉमी पार्ट। सो इसमें C4 प्लांट्स में लार्ज सेल्स होते हैं जो वस्क्यूलर बंडल के चारों तरफ होते हैं, राइट। Vascular bundles of C4 plants and they are called bundle sheath cells, right? And this type of anatomy is called Kranz anatomy, means रद। So Kranz anatomy बोलते हैं इसको। एंड इसमें बंडल शीथ सेल का बहुत सारे लेयर्स होते हैं जिसमें लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट होकर, लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट मींस ज्यादा फोटोसिंथेसिस, राइट। थिक वॉल्स होंगे ताकि लोअर गैसियस एक्सचेंज हो। ओके, सो गैसियस एक्सचेंज कम होता है। नेक्स्ट इज नो इंटरसेल्यूलर स्पेस, कोई भी ज्यादा इंटरसेल्यूलर स्पेस नहीं रहता। सो ये जो C4 प्लांट्स है उसमें हैच स्लैक पाथवे होता है, ये C4 पाथवे, दिस इज अगेन अ साइक्लिक प्रोसेस।
प्रोसेस, राइट। सो इसमें क्या होता है, इसमें प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर जो है वो 3 कार्बन मॉलिक्यूल फॉस्फोइनोल पाइरुवेट है रादर देन RUBP। सो इसमें CO2 एक्सेप्ट करने के लिए होता है पेप और फॉस्फोइनोल पाइरुवेट, ये रहते हैं। दिस पर्टिकुलर कंपाउंड इज प्रेजेंट इन मेसोफिल सेल। ओके, ये मेसोफिल सेल्स में ये पेप रहता है जिसमें रूबिस्को एंजाइम नहीं होती। रूबिस्को एंजाइम नहीं होती इसलिए RUBP इसको रिसीव नहीं कर सकता एंड फर्दर केल्विन साइकिल में नहीं ले जा सकता इन मेसोफिल सेल, राइट। सो C4 जो भी प्लांट्स हैं उनके मेसोफिल सेल्स में रूबिस्को एंजाइम नहीं होता है, इसलिए उनको एक्सेप्ट करने के लिए दूसरा कुछ मॉलिक्यूल्स की जरूरत है एंड दैट इज फॉस्फोइनोल पाइरुवेट। एंड ये एंजाइम, इसमें जो एंजाइम काम करता है जिसकी कार्बोक्सिलेशन में हेल्प करता है, इट इज पेप कार्बोक्सिलेज और पेपकेस, राइट। सो ये पेपकेस एंजाइम्स के मदद से CO2 3' 3 कार्बन मॉलिक्यूल फॉस्फोइनोल पाइरुवेट इसको रिसीव करके फॉर्म करता है एक 4 कार्बन मॉलिक्यूल मैलिक एसिड और एस्पर्टिक एसिड, राइट। नाउ दिस मैलिक एसिड और एस्पर्टिक एसिड ट्रांसपोर्ट होके जाता है बंडल शीथ सेल्स में, जो भी एक एक्स्ट्रा फीचर है इस टाइप के सेल्स की। तो बंडल शीथ सेल्स में ले जाता है जहां पे ये मैलिक एसिड का फिर से ब्रेकडाउन हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है एंड ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल वापस मेसोफिल सेल में आता है। सो दिस 3 कार्बन मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्टेड बैक टू मेसोफिल सेल एंड फिर से कन्वर्ट हो जाता है पेप में, ताकि और ज्यादा CO2 वो ट्रांसपोर्ट करके बंडल शीथ सेल में ले जा सके, राइट। Now this CO2 रिलीज होता है जो बंडल शीथ सेल के अंदर enters into C3 pathway. Why? Because इस यहाँ पे बंडल शीथ सेल्स के अंदर रूबिस्को एंजाइम इज प्रेजेंट। यहाँ पे रूबिस्को एंजाइम है, दैट्स वाई केल्विन साइकिल यहाँ पे शुरू हो जाता है बंडल शीथ सेल्स के अंदर। सो दिस साइकिल, सो केल्विन साइकिल बिकॉज बंडल शीथ सेल्स आर रिच इन रूबिस्को बट लैक पेपकेस। यहाँ पे पेपकेस नहीं है, रूबिस्को है। सो ये C4 पाथवे क्या है, ये मेनली CO2 को मेसोफिल सेल्स से बंडल शीथ सेल्स में लाने का एक एक्स्ट्रा स्टेप है, राइट। एंड यहाँ पे रूबिस्को नहीं होता है, इसलिए पेपकेस एंजाइम पेप में उसको CO2 को पेप रिसीव करता है एंड फाइनली मैलिक एसिड फॉर्म करता है एंड इसको बंडल शीथ सेल्स में ले आके उसको ब्रेक डाउन होता है, CO2 को बंडल शीथ सेल्स में देता है एंड 3 कार्बन मॉलिक्यूल फिर से वापस जाके फिर से पेप में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। So this is the method. So basic pathway for formation of sugar. तो ये जो C4 pathway है ये sugar formation के लिए नहीं है, ये mainly CO2 को बंडल शीथ सेल्स में ट्रांसफर करने के लिए होता है, राइट। सो दैट्स व्हाई द बेसिक पाथवे फॉर फॉर्मेशन ऑफ शुगर इज ऑलवेज केल्विन साइकिल, राइट। सो C3 प्लांट्स में ये मेसोफिल सेल्स में ही होता है क्योंकि मेसोफिल सेल्स आर रिच इन रूबिस्को इन केस ऑफ C3 प्लांट्स, बट C4 प्लांट्स में ये बंडल शीथ सेल्स में C3 पाथवे होता है बिकॉज इनके जो मेसोफिल सेल्स है उसमें रूबिस्को एंजाइम नहीं होता, ये बंडल शीथ सेल्स में होता है, right. So this is the main difference between C3 and C4 pathway. So this is the Haslak pathway schematic diagram. So see, this is mesophil cells, atmospheric carbon dioxide जो वो अंदर आया in the presence of H2O, ये बाइकार्बोनेट आयन हो गया HCO3- जिसमें फॉस्फोइनोल पाइरुवेट और पेप के साथ ये बाइंड करके फिक्स हुआ एंड फॉर्म किया C4 एसिड, मैलिक एसिड और एस्पर्टिक एसिड। ये ट्रांसपोर्ट होके आ गया थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा, दैट मींस साइटोप्लाज्मिक जो ब्रिज होता है बिटवीन 2 डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स, ये उसके थ्रू आ गया बंडल शीथ सेल्स के अंदर। यहाँ पे C4 सेल्स का कार्बोक्सिलेशन हुआ, CO2 रिलीज हो गया एंड ये फिर से केल्विन साइकिल में जुड़ गया एंड जो C3 एसिड फॉर्म होगा ये ट्रांसपोर्ट बैक हो जाएगा मेसोफिल सेल्स में जहां पे रीजनरेट करेगा पेप को। सो दिस इज द होल पाथवे ऑफ हैस्लैक पाथवे और C4 पाथवे, राइट। नाउ व्हाट इज फोटो रेस्पिरेशन? फोटो रेस्पिरेशन में क्या मेनली RUBP का काम क्या है, ये CO2 को फिक्स करता है, दैट मींस RUBP प्लस CO2 इन द प्रेजेंस ऑफ रूबिस्को एंजाइम 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 PGA और फॉस्फोग्लिसरिक एसिड फॉर्म करता है। नाउ ये रूबिस्को है जो है ये मोस्ट अबंडेंट एंजाइम्स है ऑफ एनिमल्स प्लांट्स, राइट। सो ये रूबिस्को एंजाइम्स का 2 डिफरेंट एक्टिविटीज होता है, कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी एंड ऑक्सीजनेज एक्टिविटी। That means
its active site can bind with both CO2 and O2. So CO2 के साथ भी बाइंड कर सकता है, O2 के साथ भी बाइंड कर सकता है. तो अगर सिस्टम में CO2 एंड O2 दोनों है तो ये दोनों ही रुबिस्को के साथ बाइंड करने के लिए कंपटीशन करेगा. तो दैट्स वाई कंपिटिटिव बाइंडिंग होगा CO2 एंड O2 के बीच में, राइट. ये कौन रुबिस्को के साथ बाइंड करेगा. लेकिन ये जो पर्टिकुलर एंजाइम है इसका एक CO2 के साथ ज्यादा एफिनिटी शो करता है बिकॉज इट इज CO2 लविंग. सो ग्रेटर एफिनिटी शो करता है CO2 के लिए व्हेन दोनों के कंसेंट्रेशन अगर सेम भी हो तब वो CO2 को ज्यादा प्रेफरेंस देता है. तो इसका कार्बोक्सिलेज जो एक्टिविटी है इट इज ग्रेटर देन ऑक्सीजनेस एक्टिविटी, राइट. सो क्या होता है कि C3 प्लांट्स में जो होता है कि सम ऑक्सीजन ये रुबिस्को के साथ बाइंड हो जाता है एंड उसमें इसके लिए CO2 फिक्सेशन जो है डिक्रीज हो जाता है. तो ये RUBP अगर ऑक्सीजन के साथ बाइंड करेगा तो ये फॉर्म करेगा फॉस्फोग्लिसरेट एंड 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट. सो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड फोटो रेस्पिरेशन. यहाँ पे RUBP ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है और फॉस्फोग्लिसरेट और फॉस्फोग्लाइकोलेट फॉर्म करता है, राइट. सो दिस इज फोटो रेस्पिरेशन प्रोसीडियर. इसमें कोई शुगर फॉर्म नहीं होता है, कोई ATP यूज नहीं होता है. तो नो शुगर, नो ATP एंड NADH इज रिक्वायर्ड एंड इट रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड विद द यूटिलाइजेशन ऑफ ATP. यहाँ पे यूटिलाइजेशन ATP का यूटिलाइजेशन भी हो जाता है. सो इसके लिए क्या होता है C3 प्लांट्स में प्रोडक्शन दैट मीन्स फोटोसिंथेसिस और प्रोडक्शन ऑफ शुगर कम हो जाता है क्योंकि वहां पे कुछ ऑक्सीजन जो है रुबिस्को के साथ बाइंड करके एक नॉन प्रोडक्टिव फोटो रेस्पिरेशन प्रोसीडियर में घुस जाता है एंड ग्लाइकोलेट और ग्लिसरेट, फॉस्फोग्लिसरेट एंड फॉस्फोग्लाइकोलेट फॉर्म करता है, राइट. लेकिन C4 पाथवे में ऐसा नहीं होता. तो ये जो फोटो रेस्पिरेशन प्रोसीडियर है ये इसका फंक्शन अननोन है. लेकिन C4 पाथवे में ऐसा प्लांट्स में ऐसा नहीं होता. क्यों? यहाँ पे कोई फोटो रेस्पिरेशन नहीं होती क्योंकि दे हैव अ मैकेनिज्म टू इंक्रीज द कंसेंट्रेशन ऑफ CO2 इन द बंडल शीथ सेल्स. क्योंकि हैड्सलैक पाथवे के लिए मेसोफिल सेल से सारे जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये पेप के थ्रू फिक्स्ड होके आ जाता है बंडल शीथ सेल्स के अंदर एंड उसके अंदर ही एक्यूमुलेट होता है, राइट. इसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड का कंसेंट्रेशन बढ़ता रहता है बंडल सेल्स के अंदर एंड ज्यादा ये जो रुबिस्को एंजाइम है वो ज्यादा कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी शो करता है. दैट्स व्हाई द प्रोडक्शन ऑफ शुगर इन C4 plants is always greater than C3 plants, right. So this is the main difference between photophosphorylation of photorespiration of C3 and C4 plants, right. Now come to the factors which are affecting photosynthesis. So several factors जो है जो interact करते हैं and simultaneously photosynthesis को अफेक्ट करते हैं. तो ये इंटरनल हो सकता है, एक्सटर्नल हो सकता है. इंटरनल फैक्टर्स आर लाइक नंबर, साइज, एज, ओरिएंटेशन ऑफ लीव्स, mesophyll cells and chloroplast, internal carbon dioxide concentration and also the amount of chlorophyll, right. So these are all internal factors. But इसके साथ भी internal factors में और एक चीज काम आता है, that is genetic predisposition. That means genes में अगर कुछ differentiation हो दो plants के अंदर तो वो photosynthesis को affect करेगा. Next, growth of the plant, उस plant का growth कैसा है उसके ऊपर भी photosynthesis depend करता है. नेक्स्ट एक्सटर्नल फैक्टर्स में आता है सनलाइट, टेम्परेचर, कार्बन डाइऑक्साइड कंसेंट्रेशन एंड वाटर. सो दीज फोर आर एक्सटर्नल फैक्टर्स फॉर व्हिच आर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस: लाइट, टेम्परेचर, कार्बन डाइऑक्साइड कंसेंट्रेशन एंड वाटर. नाउ इसके लिए ब्लैकमैन्स 1905 में एक लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स दिया था जो हर केमिकल प्रोसेस के लिए सेम है. इट इज इफ अ केमिकल प्रोसेस इज अफेक्टेड बाय मोर देन वन फैक्टर, जिसमें ज्यादा एक से ज्यादा फैक्टर्स हैं, देन इट्स रेट, मतलब वो केमिकल प्रोसेस की रेट्स विल बी डिटरमाइंड बाय द फैक्टर्स which is nearest to the minimal values. Okay, if minimal values, it is the factor which directly affects the process
इफ द क्वांटिटी इज अनचेंज, अगर वो फैक्टर का हम लोग क्वांटिटी नहीं चेंज कर रहे हैं एंड उसका वैल्यू अगर मिनिमम वैल्यू से सबसे नियरेस्ट है, सो वो फैक्टर जो है वही होता है लिमिटिंग फैक्टर, वो पर्टिकुलर केमिकल प्रोसेस को डिटरमाइन करता है, उसका रेट को डिटरमाइन करता है, राइट। सो दिस इज द लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स। नाउ कम टू द डिफरेंट टाइप ऑफ फैक्टर्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। लाइट, फर्स्ट वन इज लाइट। अब लाइट में भी लाइट क्वालिटी, लाइट इंटेंसिटी, ड्यूरेशन ऑफ लाइट एक्सपोजर, सब कुछ फोटोसिंथेसिस को इफेक्ट करता है। सो लो अगर इंटेंसिटी रही, लो लाइट इंटेंसिटीज में क्या होता है, एक लीनियर रिलेशनशिप होता है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस के साथ। इसका मतलब लो लाइट इंटेंसिटी में आप जितना इसको बढ़ाओगे उतना रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा अप टू अ सर्टेन लिमिट। उसके बाद ये नहीं बढ़ता, ये फिक्स हो जाता है, ठीक है। तो इसका प्लेटू आ जाता है, इसके बाद कोई भी चेंज नहीं होता। रेदर हाई लाइट इंटेंसिटी में रेट ग्रेजुअली सैचुरेट हो जाता है। लाइट सैचुरेशन और क्या हो सकता है, क्लोरोफिल में भी डिग्रेडेशन होता है, ब्रेक डाउन हो जाता है क्लोरोफिल एंड वो फोटोसिंथेसिस को डिक्रीज भी कर सकता है। तो ये जो लाइट सैचुरेशन है मेनली ऑकर्स एट ओनली 10% ऑफ द फुल सनलाइट। सो फुल सनलाइट के ओनली 10% आते ही फोटोसिंथेसिस का रेट सैचुरेटेड हो जाता है, राइट। नेक्स्ट इज CO2 कंसेंट्रेशन। अब हमारे एटमॉस्फेयर में CO2 का कंसेंट्रेशन बहुत ही कम रहता है, ऑलमोस्ट 0.03 to 0.04% होता है। अप टू 0.05% ये फोटोसिंथेसिस रेट को इंक्रीज करता है, राइट। लेकिन इसमें भी लाइट का एक इफेक्ट है। अगर लो लाइट है देन बोथ C3 एंड C4 प्लांट्स डू नॉट रेस्पॉन्ड टू हाई CO2, ओके। तो CO2 के साथ हमें लाइट भी चाहिए। अगर लो लाइट है तो C3 एंड C4 प्लांट्स do not respond at high CO2 because light is the limiting factor for photosynthesis, right। Now if अगर light इनसे high light intensity में क्या होता है, both plants shows increase in CO2 fixation। दोनों अगर लाइट इंटेंसिटी ज्यादा हो तो C3 C4 दोनों प्लांट्स में ही हाई इंक्रीज करेगा, जितना हम कार्बन डाइऑक्साइड कंसेंट्रेशन को बढ़ाएंगे अप टू 0.04%, राइट। सो ये सैचुरेशन आता है C4 प्लांट्स के लिए 360 माइक्रोलीटर पर लीटर में एंड C3 प्लांट्स के लिए 450 माइक्रोलीटर पर लीटर में, राइट। सो ग्रीन हाउस क्रॉप्स भी इससे काफी ज्यादा इस चीज को हम यूज करते हैं ग्रीन हाउस क्रॉप्स में भी। नेक्स्ट इज टेम्परेचर। ये जो डार्क रिएक्शन है ये इसमें बहुत ज्यादा एंजाइम्स इन्वॉल्व है लाइक रुबिस्को एंड पेप्केज एंड एनीथिंग। सो यहाँ पे ये मेनली एंजाइमेटिक रिएक्शंस होते हैं इसमें एंड दिस इज टेम्परेचर कंट्रोल। कोई भी एंजाइम ज्यादा टेम्परेचर दैट मीन्स ऑप्टिमम टेम्परेचर के ऊपर चला गया तो वो डिग्रेड हो सकता है एंड लो टेम्परेचर में उसका इनकॉन्स्पिक्यूअस हो जाता है उसका एक्टिविटी। सो दैट्स व्हाई डार्क रिएक्शंस आर हाईली अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, सो दे आर टेम्परेचर कंट्रोल। बट लाइट रिएक्शंस में ज्यादा एंजाइम्स यूज नहीं होता है तो दे आर लेस टेम्परेचर कंट्रोल, राइट। नाउ C4 प्लांट्स में हाई टेम्परेचर ऑप्टिमम जो है हायर टेम्परेचर ऑप्टिमम रहता है। C3 प्लांट्स में लो टेम्परेचर ऑप्टिमम रहता है। हैबिटेट भी के ऊपर भी डिपेंड करता है। ट्रॉपिकल प्लांट्स में हायर टेम्परेचर ऑप्टिमम रहता है, टेम्परेट प्लांट्स में लोअर टेम्परेचर ऑप्टिमम रहता है, राइट। सो दिस इज टेम्परेचर एंड अगेन द लास्ट लिमिटिंग फैक्टर, लास्ट फैक्टर इज वाटर। सो वाटर का भी इफेक्ट है ऑन फोटोसिंथेसिस ऑफ प्लांट। अगर वाटर स्ट्रेस में रहे वो प्लांट तो ये सारे स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे जिसमें CO2 भी कम आएगा। सो CO2 का कंसंट्रेशन भी रिड्यूस हो जाएगा एंड फोटोसिंथेसिस घट जाएगी। इवन अगर वाटर स्ट्रेस हुआ तो लीव्स भी विल्ट हो जाएगा, तो इसमें सरफेस एरिया जो है लीव्स का वो घट जाएंगे। इसके बाद इसका मतलब ज्यादा लाइट एब्जॉर्प्शन नहीं होगी, तब भी फोटोसिंथेसिस का रेट लो हो सकता है। सो दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर फोटोसिंथेसिस। सो दिस इज अ क्विक रिविजन इन two videos, okay, part 1 and part 2. So if you like my video, please do watch all the other videos of my channel and also do subscribe to Epistasis. Till then, take care and bye bye.